जो व्हाइट हाउस के ताल्लुक से मैंने खबर दी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट खबर चल रही है और मुझे लगा था कि मैं इस पे ज़रूर बात करूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों व्हाइट हाउस में इमरजेंसी की खबर है? क्यों कमला हैरिस जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो रही, उन्होंने क्यों अपने सारे जो प्रोग्राम है रद्द कर दिए नए साल के? इसी तरीके से जो बाइडेन हैं, आखिर उन्होंने क्यों अपने सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए? तो ये तमाम ऐसी अड़चनें थी, तो उसी के बारे में मुझे लग रहा है कि गुफ्तगू करनी बहुत ज़रूरी थी और इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम ख़ास तौर से और इसके अलावा सीरिया में तख्ता पलट करने वाले नेता की एक महिला के साथ तस्वीर पर क्यों हो रहा है विवाद? एक और तस्वीर चल रही है जिसमें जो अबू मोहम्मद अल-जुलानी है तो उनके साथ एक औरत नज़र आ रही है, एक लड़की नज़र आ रही है और वो लड़की जो है वो इस ऐसे जो जैकेट पहनी जाती है उसमें जो ओढ़ने का होता है तो उसे ओढ़ने के लिए अबू जुलानी कहता है मैं तो उसको लेकर के उसका वीडियो है छोटा-सा, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा कि आखिर इतना ज़्यादा क्यों उस पे वावैला मच रहा है। लेकिन व्हाइट हाउस वाली खबर मैं बहुत ज़्यादा देर तक अभी आज बात नहीं करूँगा क्योंकि वक़्त काफ़ी हो गया और जो हमारे साथ साथी जुड़ भी रहे, तो मैं उनसे माज़रत भी कि इतनी रात में आप हमसे जुड़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये खबर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ज़रूर आप तक जितनी हो सकती है वो मैं पहुँचा देता हूँ और फिर कल इंशाअल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी, आपसे बातचीत होगी और उसमें हम जो और अपडेट्स होंगी वो हम देंगे। लेकिन अभी 2-3 खबरें और ये देखिए मोसाद ने कैसे की थी हिज़्बुल्लाह के पेजर ब्लास्ट की तैयारी। पहली बार इज़राइली खुफिया एजेंट का कबूलनामा वो सामने आ गया। इसके अलावा गज़ा, सीरिया और अमान में फ़िलिस्तीनी टूट जाएगी इज़राइल और दोस्त जॉर्डन के बीच 30 साल पुरानी शांति की डोर, बड़ी चिंता। तो ये अपने आप में एक खबर जैसा कि मैंने कहा था कि जो जॉर्डन है वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और इसके अलावा सीरिया में अमेरिका ने दोगुनी की सैनिकों की संख्या अबू जुलानी से मिलने जाएगा ये ग्रुप। तो ये भी एक बड़ी खबर इस तरीके से खाड़ी देशों के हॉलीवुड जा रहे हैं पीएम मोदी 43 साल बाद हो रहे मुस्लिम कुवैत का ये दौरा। तो ये मैं उस पर भी मुझे लग रहा है कि ये 2-3 जो अपडेट्स हैं वो मैं आप तक पहुंचा दूं और उस पे थोड़ी-सी बात कर लूं। मैं कोई बहुत ज़्यादा इस वक़्त बहस और मुबाहिसे की उसमें नहीं हूँ, लेकिन जो खबरें लेटेस्ट हैं वो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और बहुत ही चूँकि इम्पोर्टेंट है। व्हाइट हाउस के बारे में जो खबर है कि व्हाइट हाउस में क्या चल रहा है। देखिए अभी जो इस वक़्त प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, तो वहाँ पे इनकी हार हो चुकी है और 20 जनवरी को यानी अभी आज से 1 महीने बाद पूरा चार्ज जो है सदारती चार्ज वो लेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन में कामयाब हो गए हैं। तो लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? अच्छा, इस वक़्त जो कुछ हो रहा है दुनिया में, अमेरिका के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो बाइडेन का ही रोल होगा क्योंकि वही प्रेसिडेंट हैं। भले ही ट्रंप बात कर रहे हों, ट्रंप बयान दे रहे हो, जो भी है, लेकिन इस वक़्त जो कुछ होगा वो सब आप जानते हैं कि उसके लिए सीधे-सीधे ज़िम्मेदार जो बाइडेन होंगे। अब ये जो इमरजेंसी की बात है ये क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो व्हाइट हाउस में क्या चल रहा है? ये खबर आई है। अमेरिका में ये सवाल चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। जहां व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ यूजर्स ने अनुमान लगाया है कि व्हाइट हाउस में कोई इमरजेंसी है, जिसके चलते बाइडेन और कमला हैरिस को अपना क्रिसमस प्लान जो है वो कैंसिल करना पड़ा है, रद्द करना पड़ा है। ये कोई मामूली बात नहीं। अगर ऐसी खबर आ रही है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है और यही खबर आप देखिए रिपोर्ट के अनुसार
रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने डेलावेयर में अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्लान रद्द कर दिया है और व्हाइट हाउस लौट आए हैं, जबकि जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस ने घोषणा की है कि वो कैलिफोर्निया की यात्रा नहीं करेंगी। अब इसमें कई तरह के सवाल हैं जिस पर मैं थोड़ी सी जरूर रोशनी डालूंगा कि क्या इसका ताल्लुक क्या जॉर्डन से है, क्या इसका ताल्लुक इजराइल और सीरिया से है, क्या है क्या, क्योंकि अमेरिका में तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि नए साल की वजह से मौका का फायदा उठा करके और जॉर्डन में तख्ता पलट हो, क्या कुछ इस तरीके से। बहरहाल गुरुवार की देर रात बाइडेन फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ अपने काफिले के साथ तेजी से निकलते देखे गए। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इस मामले को लेकर के कई तरह की बातें कर रहे हैं, चीमागोइयां कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ यूजर्स ने अनुमान लगाया है कि व्हाइट हाउस में कोई इमरजेंसी है, जिसके चलते बाइडेन और कमला हैरिस को अपना क्रिसमस का जो प्लान है वो उन्हें रद्द करना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमला हैरिस ने अचानक कैलिफोर्निया की अपनी यात्रा रद्द कर दिया और व्हाइट हाउस की ओर रवाना हो गए। बाइडेन भी हाल ही में डीसी लौटे, जबकि उनके क्रिसमस के बाद तक डेलावेयर में रहने की उम्मीद थी। तो ये क्यों ऐसा हुआ है, ये अपने आप में एक फिक्रमंदी है। तो अब मैं इसको थोड़ा से कनेक्ट करना चाहता हूं जो जॉर्डन के हालात हैं, क्योंकि जॉर्डन में मैंने कहा था कि 1-2 दिन में तख्ता पलट हो सकता है। वहां के हालात अच्छे नहीं, वहां 70% से ज्यादा लोग मुखालिफ हो रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, और इनमें फिलिस्तीनी हैं, इसमें सीरियाई लोग हैं, ईरान के लोग हैं। तो इस तरह के, अब यहाँ देखिए खबर यह है कि सीरिया की अस्थिरता ने इजराइल और जॉर्डन के बीच की शांति को भी खतरे में डाल दिया है, जो दोनों क्षेत्र के अहम सहयोगी हैं। अब यहाँ पे देखिए, जॉर्डन ने इस साल ईरान के मिसाइल हमले से बचने में भी इजराइल की मदद की थी। दोनों पड़ोसियों ने क्षेत्रीय तनाव और अलग अलग राजनीतिक हितों के बीच शांति बनाए रखने की विशेषता दिखाई है। इजराइल और जॉर्डन के बीच नाजुक शांति की 30 साल बाद सीरिया में अस्थिरता ने कई बड़ी चिंताएं पैदा कर दी हैं। गजा में युद्ध के बाद अब सीरिया की स्थिति, हालात जो है वो जॉर्डन के लिए मुश्किल का सबब बनते जा रहे हैं, जो इजराइल के लिए बड़ी फिक्रमंदी की वजह है। इजरायली वेबसाइट वाइडनेट ने बातचीत में इजरायली जॉर्डन संबंधों के विशेषज्ञ रॉन सेट्सबर्ग कहते हैं कि जॉर्डन की सरकार चरमपंथी तत्वों को बाहर निकालने के लिए निश्चित खुलापन दिखाती है और उन्हें नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त गुप्त खुफिया प्रयासों को लागू करती रही, लेकिन अब कुछ चिंताएं हैं। सीरिया में बशर अल असद के पतन के प्रभाव जॉर्डन तक भी पहुंच सकते हैं, जहां कट्टरपंथी गुटों ने सत्ता पर कब्जा किया है। सीरिया का प्रभाव जॉर्डन में दिखा तो इसका इजराइल पर प्रभाव साफ साफ दिखाई देगा। अब और आप देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए ये बहुत बड़ी मुश्किल इजराइल के लिए होगी, जैसा कि मैंने कहा। और ये अगर मैं बहुत वादे तौर पर ये बात नहीं कह रहा हूं, बहुत क्लियर कट ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ताल्लुक जो है वो जॉर्डन से भी हो सकता है, क्योंकि 2-3 दिन की बात है और ये नए साल है। तो कहीं ऐसा ना हो, इनका ख्याल ना हो जो बाइडेन का, कमला हैरिस का, कि वहां तख्ता पलट हो जाए और लोग जो है वो इजराइल के अंदर दाखिल हो जाएं, क्योंकि अब यहाँ पे इजराइल और जॉर्डन 480 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये इजराइल की सबसे लंबी सीमा है। जॉर्डन की तकरीबन आधी आबादी फिलिस्तीनी मूल की है। ये इजराइल के साथ संबंध को एकदम पसंद नहीं करते हैं। इजरायली जनसंख्या और आवर्जन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार से हाल के वर्षों में जॉर्डन के साथ सीमा के माध्यम से अवैध घुसपैठ की संख्या में वृद्धि हुई है। तिल अवीव विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के जो मुहक्किक हैं,
तहकीक करदा है डॉक्टर ऑफिर विंटर का कहना है कि ईरान इजराइल के खिलाफ अपने प्रतिरोध की दूरी में जॉर्डन को अखाड़ा बनाने के लिए देश के शासन को कमजोर कर रहा है। तो क्या वाकई इसमें सच्चाई है? और हालात तो वहां पे खराब हो रहे हैं। अभी यहाँ जॉर्डन की सीरिया, सऊदी अरब और इराक के साथ भी सीमाएं हैं। इन सीमाओं पर भी इजराइल के लिए शत्रुता के तत्व मौजूद है। जॉर्डन के राजनीतिक विश्लेषक आमिर सबैले का कहना है कि इजराइल की अब तक की सबसे दक्षिणपंथी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से चीजें बदली हैं। नेतन्याहू सरकार के उग्र राष्ट्रवादी नीतियों से भी अम्मान और यरूशलेम के बीच संबंध तेजी से तनावपूर्ण हुए हैं। इजरायली सरकार का उग्र रवैया जॉर्डन शासन के लिए बचाव का रास्ता नहीं छोड़ा है। मैं एक चीज और बता दूं, दरअसल इजराइल में जो कुछ सामान खाने पीने का आता है ये सब तो वहां जॉर्डन के थ्रू ही पहुंच रहा है। तो इसलिए भी अगर जॉर्डन में सरकार बदलती है, जॉर्डन में हालात खराब होते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि इसका असर इजराइल पर बहुत तेजी से पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत मुमकिन है क्योंकि ये मुसलसल ये बात सामने आती रही है, मुसलसल इस चीज को देखा जाता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लड़ाकू हैं, चाहे वो इस वक्त जॉर्डन में मौजूद हैं, वो या फिर हिजबुल्लाह वहां से आ जाए और हमास, ये सब कहीं ऐसा ना हो कि जॉर्डन के रास्ते वो अब जो है सीरिया में घुस जाए। और तिल अबीब जो है वो बहुत फासला नहीं, और जैसा कि मैंने बताया 480 किलोमीटर ये रिपोर्ट है कि सरहद मिलती है, और ये बहुत बड़ी सरहद है। तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये देखने को मिल रही है। तो इसीलिए मैं ये खास तौर से इस वक्त हाजिर हुआ और मुझे लगा कि आज का अपडेट दे दी जाए। मोहम्मद मज़हर साहब हमारे साथ, खुर्शीद अली साहब और मोहम्मद हुसैन साहब, 3 लोग हमसे जुड़े हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये इस वक्त इतनी रात में हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो मैं इनका बहरहाल शुक्रिया अदा करता हूं और वो जुड़े हुए। मैं इसको बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं चलाऊंगा। एक खबर और आ रही है जो सीरिया में अमेरिका ने 2 गुनी की सैनिकों की संख्या, अबू जुलानी से मिलने जाएगा डेलीगेशन। क्या तुर्की के हमले का सता रहा है डर? अब ये आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए यहाँ पे तो इजराइल जो बहुत तेजी से अंदर दाखिल हो गया, और इसके अलावा मैंने कहा था कि यहाँ अमेरिका चाहेगा कि वो यहाँ पे अपनी ताकत को बढ़ाए, और इसीलिए अमेरिका ने सबसे पहले एयर स्ट्राइक की वहां पे बड़े पैमाने पर 70-80 एयर स्ट्राइक की, करीब 100 से ज्यादा भी इसमें हो सकती है। और इसके बाद फिर आपने देखा कि 800 के करीब एयर स्ट्राइक जो है वो इजराइल ने की। तो ये सिर्फ इसलिए कि हम जो है वहां पे काबिज हो जाएं सीरिया में। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि जॉर्डन अगर हाथ से निकल गया, जॉर्डन में अगर तख्ता पलट हुआ, तो इसके असरात इजराइल पर पड़ेंगे और इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। और ये व्हाइट हाउस में जो हलचल है, मुझे देखिए बहुत चीजें क्लियर नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर कोई ऐसे हालात नहीं है। बहरहाल वहां इलेक्शन हो चुका है और जो बाइडेन को जाना ही है और डोनाल्ड ट्रंप को आना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदारती कुर्सी को संभालेंगे, पावर को संभालेंगे। तो इसमें वहां मुमकिन है, या हो सकता है कुछ और चल रहा हो, लेकिन मुझे फिलहाल जो ये लग रहा है, अब यहाँ बशर उल असद की सरकार गिरने के बाद उथल पुथल से गुजर रहे सीरिया में अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सीरिया में अलकायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े रहे अबू जुलानी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार से बातचीत के लिए भी अमेरिका उत्सुक दिखाई दे रहा है। अमेरिका जल्द ही सीरिया में अपना एक डेलीगेशन भेजने पर गौर कर रहा है। अमेरिका की ये चिंता इसलिए है क्योंकि सीरिया में उथल पुथल का फायदा उठाने में कई देश लगे हैं। इसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का भी नाम है, जो सीरिया के मुद्दे पर एक्टिव हैं। इजराइल भी सीरिया में जमीन पर कब्जा कर रहा है। वहीं अमेरिका ये भी चाहता है कि फिर से ईरान की स्थिति सीरिया में मजबूत हो।
अब ये एक नई खबर है कि अमेरिका ये भी चाहता है कि फिर से ईरान की स्थिति सीरिया में मजबूत हो। क्या वाकई ऐसा अमेरिका चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है। जबकि आप देखिए कि ईरान ने जिस तरह से अमेरिका राब्ता कर रहा है, उसी तरीके से एसटीएस से ईरान ने भी राब्ता किया और एसटीएस के जो लड़ाके हैं उन्होंने साफ-साफ कहा कि अब हम बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या उस पे यकीन नहीं करेंगे। हम थक गए हैं और हम जो है अब नई सरकार नया सीरिया वहाँ बनाएँगे। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे तय हो गई हैं। तो और तुर्की ने भी यही बात कही है। ये जो अटैक है, चाहे वो इज़राइल का अटैक हो सीरिया पे या अमेरिका को, क्या वाक़ई वो दहशतगर्दों को ख़त्म करने का है? और फिर ये दहशतगर्द है किसके? पाले हुए किसके? ये एक बड़ा सवाल है और बार-बार जब ये बात कही जा रही है कि इसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका है। हमारे साथ कुछ अब्दुल रहमान साहब भी जुड़ गए हैं, खुर्शीद अहमद साहब जुड़ गए हैं। मैं इनका भी अब्दुल रहमान साहब, तो इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये दोनों मेहमान और हमसे जुड़ गए हैं इतनी रात में। कुछ अपडेट्स थी रहमान साहब, वो मैं देने के लिए अहमद साहब, तो मैं इस वक़्त आया था और वही मैं ज़िक्र कर रहा था कि किस तरह से सीरिया में जो पूरा आप देखिए कि उसको ठीक करने के लिए और क्या वाक़ई अब यहाँ मिडल ईस्ट से आई रिपोर्ट, मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ब्लूमबर्ग सर्विलांस प्रोग्राम में बताया कि बाइडेन प्रशासन सीरिया में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। ब्लिंकन ने पहले ही पुष्टि की थी कि अमेरिका ने एसटीएस से संपर्क किया है। अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या दोगुनी से ज्यादा कर दी है। सैनिकों की संख्या 900 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। इसे कहीं न कहीं ये डर है कि तुर्की अपने बॉर्डर के पास आसपास के सीरियाई हिस्सों पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। ऐसे में एसटीएस से बात करते हुए ऐसी स्थिति अब ये आप देखिए कि जो तुर्की है वो सीधे-सीधे जो तस्वीरें आती हैं, जो बात होती रही है, वो अमेरिका के साथ खड़ा नज़र आता है। जैसा कि आप लोग भी कहते हैं, हम भी ये समझते हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि वो इज़राइल के साथ भी शुरू से जिस तरह के ताउन सामने आ रहे हैं। तो अब ये सवाल ये है कि फिर अमेरिका को किस बात का डर है? इज़राइल को तुर्की से किस बात का डर है? और कल जिस तरह से खबर आई कि तुर्की और इज़राइल, तो क्या पूरा कब्जा जो है वो इज़राइल चाहता है कि सीरिया पर कर ले? जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, एक सवाल है और ऐसा क्यों कर रहा है और अमेरिका क्या इस बात की इजाज़त देगा? या फिर अमेरिका और इज़राइल ये अपनी मौजूदगी में वहाँ पे इलेक्शन चाहते हैं और इलेक्शन के बाद वहाँ अपना कोई पिट्ठू बिठाना चाहते हैं कि वहाँ उनका कोई आदमी जाकर के बैठ जाए। तो ये एक अपने आप में खबर थी और इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि फ़िलिस्तीन के खिलाफ जो इज़राइली हुकूमत की जारियत का सिलसिला जारी है, वहाँ पे बम मारा जा रहा है, वहाँ पे लोगों को हलाक किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं और ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अफ़सोसनाक है, बहुत ही खतरनाक है और इसको अब क्या कहा जाए कि आप बताइए यूएनओ में भी बिल्कुल साफ-साफ खबर आई, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इज़राइल का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो बहरहाल ये इस वक़्त की अपडेट थी और मैं बस यहीं पे खबरें और भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इस वक़्त आपको परेशान नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, काफ़ी ये वक़्त निकल गया है। लेकिन खबर चूँकि खबर होती है और खबर को अगर वक़्त पर पहुँचा दिया जाए, ये एक ज़िम्मेदारी के तौर पे मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पता है मैं जर्नलिस्ट था तो इन्कलाब में और दूसरे अखबारात में मैंने बड़े काम किए हैं। तो उसमें जो मैंने सीखा वो ये कि जो खबर है, जो खबर होती है वो आपके व्यूअर का, आपके रीडर का वो हक होता है। ये होता है। अब यहाँ पे फ्राइडे ऑफ रेज, इरानियन रैली अगेंस्ट इज़राइल, एट्रोसिटीज, साइलेंस ऑफ सपोर्टर्स। तो ईरान में भी, यमन में भी
बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए हैं। ये मैं अब प्रेस टीवी से कुछ आपको अपडेट्स कर रहा हूँ जो अभी 19 मिनट की। ईरान डिसमिस यूके ऑस्ट्रेलिया बेसलेस क्लेम्स अर्जेस एंड टू इंटरवेंशन इन वेस्ट एशिया। तो इसको भी जो है वो डिसमिस कर दिया ईरान ने। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि अगर कोई और खबर यहाँ पे एक और है कि यहाँ वही है कि हमला जो हुआ है फिर से अभी, और उसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है गजा में। और ये बहुत ही अफसोसनाक है कि मुस्तकिल जो है वो बार-बार बॉडीज आ रही हैं और इसे सोशल मीडिया एक्स पर चलाया जा रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही मुझे लग रहा है कि ये अब यहाँ दे टॉक अबाउट द रीजन लाइक ए पीस ऑफ मीट। यहाँ पे स्पीकिंग द ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो है वो रिएक्ट टू ए recent Wall Street Journal headline about West Asia, adding that many people in the region are falling into the trap of sectarianism। तो यहाँ पे ये खबर आ रही। इसके अलावा नेतन्याहू टू अवॉइड या ऑचविज लिबरेशन इवेंट इन पोलैंड ओवर वॉर क्राइम अरेस्ट फियर्स। तो ये एक खबर है जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ है उसके असरात दिखाई दे रहे हैं कि आप नेतन्याहू अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पैलेस्टीनियन इन द जेनिन रिफ्यूजीज कैंप demonstrate against the Palestinian authorities seize of the camp and it centers its third week। तो बहरहाल इस तरह कुछ ताज़ा खबरें यहाँ पे आ रही हैं। प्रोटेस्ट की ज्यादा खबरें आ रही हैं। यारमूक बेसिन टाउन में जो वेस्ट ऑफ दारा है वहां पर भी जगह जगह बहरहाल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह आवाजें बुलंद हो रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई इसे इजराइल को रोकने वाला नहीं है। राजा सिंह राजपूत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी रात में हमसे जुड़े। जुल्म की सारी हदें पार कर दी इजराइल अमेरिका ने। बिल्कुल राजा साहब, और मैं इसीलिए इतनी रात में न्यूज प्रोग्राम मत कीजिए, लोग जुड़ नहीं पाते हैं। नहीं, मैं मदर साहब इसलिए नहीं जुड़ा हूं, मैं इसको अभी कर दे रहा हूं प्रोग्राम। जो लोग देख पाएंगे, जो लोग सुबह उठ करके देखना चाहेंगे वो देख लेंगे। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी की बुनियाद पे ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। बहरहाल आप तमाम हजरात का, राजा सिंह राजपूत साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल रहमान साहब आपका शुक्रिया, और यहाँ पे सब देखिए खुर्शीद साहब का, उनका शुक्रिया खास तौर से। तो इन तमाम जो लोग हमसे जुड़े, मदर साहब आपका शुक्रिया, और खुर्शीद अली साहब आपका शुक्रिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक बड़ी खबर, यूएस ने जुलानी पर से जो $10 का इनाम उस पे था वो हटा दिया है। नहीं, बहुत ज्यादा था, 88 करोड़ रुपए का इस पे इनाम था, वो हटाया है। और अब तो बातचीत की नौबत आ गई। मैंने खबर दी आपको मोहम्मद हुसैन साहब की, अब तो अमेरिका जो है वो बातचीत, एक डेलीगेशन जा रहा है जो अबू जुलानी से बात करेगा। अच्छा, एक और खबर आई थी जिसका जिक्र बहुत जरूरी था कि किस तरह से एक लड़की जो है वो मिलने के लिए जब एसटीएस उससे आई तो उसे कहा कि तुम सर ढक लो, तो उसको एक लोग जो है अलग अलग तरीके से उसको रिएक्ट कर रहे हैं। जो शिद्दत पसंद है वो तो ये कह रहे हैं कि साहब मिलने की क्या जरूरत थी, फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत थी, वीडियो क्यों बन गया। तो हालांकि सब बेवकूफी की बातें। और जो थोड़ा से लिबरल है तो उनका ये कहना है कि भाई इस तरीके से क्यों किया गया है। बहरहाल अलग अलग राय आ रही है। कुछ लोग ये देख रहे हैं कि क्या सीरिया में पर्दा प्रथा या उस तरीके से चीजें चलेंगी, लेकिन अबू जुलानी ने साफ साफ कह दिया, और इसमें भी कहा है कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कोई मेरे साथ रहे तो वो जैसे मैं चाहता हूँ वो रहे। ये अपने आप में उन्होंने एक सफाई दी। बहरहाल इस तरह कुछ चीजें थी जो मैंने आप खिदमत में पेश कर दी है। मैं फिर कल हाजिर होऊंगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, कल मैं
10:30 बजे लाइव नहीं करूंगा, बल्कि उससे पहले मैं ज़रूर अपडेट लगा दूंगा कि कब मुझे लाइव करना है, क्योंकि मुझे कल एक बाहर का सफ़र करना है। मेरी ट्रेन जो है वो 11:55 पे है, तो मैं सफ़र नहीं कर पाऊँगा। बहरहाल वो लाइव 10:30 बजे नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले आप खिदमत में जुड़ूँगा और गेस्ट को भी इंशाअल्लाह इनवाइट करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।